इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान से संबंधों को सामान्य करने की कवायद शुरू की है। इसके तहत पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के साथ बंद कमरे में बातचीत की है। हालांकि इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। तालिबान के नेताओं ने दो टूक लहजे में कहा कि पाकिस्तान को धमकाना बंद करना चाहिए और बिल्कुल अस्वीकार्य है। वहीं पाकिस्तान का फोकस तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पर रहा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान से टीटीपी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसे इस्लामिक अमीरात ने खारिज कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को भड़काया। द एक्सप्रेशन की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में तालिबान ने स्वीकारा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी एक समस्या है। हालांकि तालिबान ने इस मुद्दे से निपटने में पाकिस्तान के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान अधिकारियों ने अपने परेशान संबंधों के लिए आगे का रास्ता खोजने के लिए हाल ही में व्यापक चर्चा की। उनके तनावपूर्ण संबंधों का मूल मुद्दा प्रतिबंधित टीटीपी और अफगानिस्तान में उसके सहयोगी की मौजूदगी का मुद्दा था। पाकिस्तान की डिमांड क्या है? पाकिस्तान को लंबे समय से चिंता है कि सीमा पार आतंकवादी ठिकानों ने उनके देश में हमला करने वाले आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह दिए हैं। इस्लामाबाद ने बार बार काबुल में तालिबान सरकार से इस खतरे को बेअसर करने का आग्रह किया है। सार्वजनिक रूप से तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान इस बात पर जोर देता है कि टीटीपी पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे काबुल ने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान में उनकी उपस्थिति भी एक समस्या है जिसका समाधान आवश्यक है। हालांकि तालिबान अधिकारियों ने टीटीपी समस्या से निपटने के लिए पाकिस्तान की रणनीति पर आपत्ति जताई। सूत्रों ने बताया कि तालिबान अधिकारी को मानना है कि टीटीपी के खतरे से निपटने के लिए सख्त रुख कारगर नहीं होगा। इसके बजाय काबुल ने बातचीत की प्रक्रिया का सुझाव दिया। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को यह भी आगाह किया कि धमकी भरे बयानों से नुकसान ही होगा, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने बातचीत के सभी विकल्प समाप्त कर दिए हैं और काबुल को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अफगान अधिकारियों से यह भी कहा कि टीटीपी की मांगें अस्वीकार हैं। हालांकि तालिबान का मानना है कि अक्सर पार्टियां बातचीत की शुरुआत अधिकतम डिमांड से करती है, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद अपना रुख नरम कर लेती है। तालिबान ने दोहा में अमेरिका के साथ अपनी कड़ी बातचीत का उदाहरण दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि दोनों स्थितियों के बीच कोई तुलना नहीं है। अमेरिका की कब्जा करने वाली ताकत थी और उसे एक दिन जाना ही था। दूसरी ओर टीटीपी और उसके सहयोगी देश में राज्य के शासन को चुनौती दे रहे थे और अपनी व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे थे। ये दूसरी खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के आदेश पर बड़े पैमाने पर सैनिक भारी हथियारों के साथ कुर्रम इलाके में पहुंचे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के कुछ ठिकानों को तबाह करने के लिए तोपखाने का भी जमकर इस्तेमाल किया है। कुर्रम जिले के 4 गांवों बगान, मादोरी, चापरी और चापरी पड़ाव में यह सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच जंग का मैदान बने पैरा चिनार को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क को भी पिछले 3 महीने से बंद रखा गया है। दरअसल पाकिस्तान के इस कुर्रम इलाके में पिछले कई दशकों से शिया और सुन्नी मुस्लिमों के बीच भारी हिंसा का दौर चल रहा है। पिछले दिनों सुन्नी मुसलमानों ने 45 शिया यात्रियों को मार दिया था। यह घटना 21 नवंबर 2024 को बगान कस्बे में हुई थी। इसके बाद कई दिनों तक लड़ाई चलती रही, जिसमें करीब 140 लोग मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन यह नाकाम रही। इस इलाके में दोनों ही गुटों ने कई बंकर बना लिए हैं। वे सेना और सरकार के लोगों पर भी हमले कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके को खाली कराने के लिए बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। इस इलाके से बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित ठिकानों के वापस भेजा गया है। इस पूरे इलाके में प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। इससे पहले एक सहायता सामग्री ले जाए ट्रक पर बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 6 सहायता कर्मी मारे गए थे। साथ ही कई लोगों का अपहरण कर लिया गया था। पाकिस्तानी सेना के आर्मर्ड व्हीकल भी इस इलाके में भेजे गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने कई बंकरों के ऊपर अपना नियंत्रण साबित कर लिया है। कुर्रम के लोगों को आदेश दिया गया है कि वे घरों में ही रहें और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। कुर्रम जिले में कई दशकों से शिया और सुन्नी हिंसा चल रही है। वहीं 1 जनवरी को दोनों ही पक्षों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन उसका पालन नहीं किया। इन लोगों ने वादा किया था कि वे अपने हथियारों को सरेंडर कर देंगे। फरवरी 2025 तक सभी बंकरों को नष्ट करना था, लेकिन ताज़ा हमले से इस समझौते को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने रॉकेट से हमला किया था। आइए बात करें ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। उनके आने के बाद अमेरिका की ही नहीं पूरी दुनिया में कई बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। अभी अनुमान लगाना मुश्किल है कि ट्रंप का अलग अलग देशों के प्रति क्या रुख होगा। हालांकि उनके राष्ट्रपति चुने जाने से शपथ ग्रहण के बीच 75 दिन में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जहां से ट्रंप के 4 साल के पूरे कार्यकाल को लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है।
शपथ ग्रहण के बाद किन एजेंडों पर कर सकते हैं काम। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप शपथ ग्रहण के बाद 200 से ज़्यादा कार्यकारी आदेशों में हस्ताक्षर कर सकते हैं। इनमें 50 कार्यकारी आदेश तो कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे, यानी इन्हें आसानी से संसद की तरफ से नहीं बदला जा सकता। इनमें सीमा सुरक्षा से लेकर घरेलू ऊर्जा उत्पादन और संघीय कर्मियों की भर्ती के लिए मेरिट से जुड़े प्रावधान शामिल होंगे। पहले नंबर पर है शरणार्थी समस्या और सीमा सुरक्षा। राष्ट्रपति ट्रंप अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे शरणार्थियों और अन्य लोगों को देश से निकालने यानी डिपोर्ट करने के लिए एक विस्तृत योजना शुरू कर सकते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लीक दस्तावेजों के हवाले से दावा किया कि इसकी शुरुआत शिकागो से होगी। इसके बाद देश भर में अवैध आव्रजन के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एजेंसियां तैयारी कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने अभियान को अंजाम देने के लिए 100-200 अधिकारियों को लगाया है। हफ्ते भर चलने वाले इस अभियान के बाद अवैध आव्रजन वाले के आरोपियों को उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि हाल ही में ट्रंप के सीमा मामलों के मंत्री टॉम होमेन ने बताया कि वे शरणार्थियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की योजना पर पुनर्विचार कर रहे हैं। अमेरिका में जन्म से नागरिकता के अधिकार पर चल सकती है कैंची। ट्रंप एक ऐसा कार्यकारी आदेश भी जारी कर सकते हैं जिसके जरिए उन बच्चों की नागरिकता खुद ब खुद खत्म करने की योजना है जिनके माता पिता दोनों में से कोई भी पहले से अमेरिका का नागरिक नहीं है। दरअसल अमेरिका में अभी यह संवैधानिक कानून है कि अमेरिका में जन्मे हर व्यक्ति को वहाँ की नागरिकता अपने आप मिल जाती है, फिर चाहे वो अमेरिकी नागरिकों की संतान हो या किसी शरणार्थी की। ट्रंप इस कानून को पहले ही हास्यास्पद बता चुके हैं। हालांकि ट्रंप के लिए यह वादा उनके लिए ही गले की फांस भी बन सकता है। दरअसल अमेरिकी संविधान को बदलने के लिए नियम काफ़ी सख्त हैं। ऐसे में संसद और राज्यों के जरिए इन नियमों को बदलवाना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इसके रास्ते में राज्य की विधायिकाओं से लेकर संसद के दोनों सदनों को चुनौती आ सकती है। इस्लामिक देशों में प्रतिबंध की तैयारी। गौरतलब है कि तीसरे नंबर पर ट्रंप का काम रहेगा कि ट्रंप 2016 में चुनाव जीतने के बाद अपने शुरुआती चुनिंदा आदेशों में से एक में कुछ मुस्लिम बहुल देश के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। इन देशों में सीरिया, लीबिया, यमन और सूडान जैसे देशों के नाम शामिल थे। ट्रंप की तरफ से लगाए गए इस प्रतिबंध को तब अदालत में चुनौती दी गई थी। आखिरकार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध के नियमों को कमज़ोर कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल में इस प्रतिबंध को फिर से लागू करने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने देशों से शरणार्थियों के आने पर रोक लगाने का भी वादा किया है। अभी यह साफ नहीं है ट्रंप के आदेशों में आगे किन मुस्लिम देशों पर इस तरह के यात्रा प्रतिबंध लागू करेंगे। हालांकि पश्चिम एशिया के कई देश की जद में आ सकते हैं। दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप अपने नए कार्यकाल में पहले की तरह ही अमेरिका को वैश्विक पर्यावरण विधि नियमों से अलग कर सकते हैं। इसके लिए वो पेरिस जलवायु समझौते से पहले ही अलग होने के संकेत दे चुके हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बार फिर कार्बन उत्सर्जन के प्रभावों की परवाह किए बिना जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन के मुद्दे पर ट्रंप का लक्ष्य कितना तय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नवंबर में चुनाव जीतने के ठीक बाद ऐलान किया था कि उनके सरकार में क्रिस राइट को ऊर्जा मंत्री बनाया जाएगा, जो कि जलवायु परिवर्तन को ही कल्पना मानते हैं। बताया जाता है कि ट्रंप ने उन्हें सरकारी कामों में लाल फीताशाही कम करने और जीवाश्म ईंधन में निवेश बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को रोकने की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी सरकार की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लीज बंद करने की ओर भी इशारा कर चुके हैं। इसके अलावा वे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाले आदेशों को बंद कर सकते हैं। हालांकि उनके सहयोगी उद्योगपति एलन मस्क नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के कट्टर समर्थक रहे हैं। खुद उनकी कंपनी टेस्ला भी ई वाहन बनाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, चुनाव में जीत के बाद उन्होंने पहले दिन ही अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बंद करने की प्रतिज्ञा ली थी। इससे उद्योग जगत में हड़कंप मच गया था और अक्षय ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की थी। ट्रंप ने पवन ऊर्जा कंपनियों के बारे में कहा कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि यह पहले दिन ही समाप्त हो जाए। ऐसे में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ट्रंप के निशाने पर रह सकता है। आर्थिक व्यापार नीतियाँ। राष्ट्रपति चुनाव जीतने और शपथ ग्रहण के बीच के 75 दिनों में ट्रंप ने अपने आगामी प्रशासन की आर्थिक और व्यापार नीतियों को लेकर भी रुख साफ कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने कई देशों को आयात शुल्क लागू करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान दुनिया में फैले अमेरिकी व्यापारियों को अमेरिकी हितों के प्रति काम करने के लिए मजबूर भी कर सकता है। इससे आने वाले समय में अमेरिकी कंपनियों के दूसरे देशों में होने वाले उत्पादों को अमेरिका या उसके सहयोगी देश पर केंद्रित किया जा सकता है। आयात शुल्क लगाने की तैयारी।
ट्रम्प के बयान कैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ उनके टैरिफ लगाने की धमकियाँ ने कनाडा की राजनीति में भूचाल ला दिया, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जरिए व्यापार हितों को सुरक्षित रखने की बात करनी पड़ी है। इस बीच अब ट्रम्प ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर भी बयान दिया है। माना जा रहा है कि घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए विशेष रूप से चीन पर केंद्रित आक्रामक शुल्क लगाए जाएंगे। ट्रम्प ने खुद कहा कि वह चीन पर टैरिफ को बढ़ा सकते हैं और उसे 60% तक पहुँचा सकते हैं। इतना ही नहीं, एक नशीले पदार्थ फेंटानिल का आयात न रोकने पर ट्रम्प ने चीन को इसके ऊपर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रम्प ने चीन के कई उत्पादों पर 25% तक टैरिफ लगा दिया था। चौंकाने वाली बात है कि चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते बाइडेन सरकार ने भी ट्रम्प के बढ़े हुए टैरिफ के फैसले को नहीं बदला है। इसके अलावा ट्रम्प ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रम्प की इन धमकियों का सबसे ज़्यादा असर कनाडा का जस्टिन ट्रूडो सरकार पर हुआ, जहां पहले सियासी उथल पुथल के बीच उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और फिर खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ मैक्सिको से आयात होने वाली कारों पर ट्रम्प ने 1000% तक का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कारों पर कनाडा और मैक्सिको से आने वाले शरणार्थियों और नशीले पदार्थों को न रोकने जाने की स्थिति में इन देशों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद ट्रम्प की निगाह भारत में आयात शुल्क लगाने पर होगी। चीन, कनाडा और मैक्सिको की तरह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने अब तक ये खुलासा नहीं किया है कि वो भारत से होने वाले आयात पर किस तरह से टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि उनका कदम जल्द ही आ सकता है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.